अपनी मुट्ठी में भरते हुए दांत पीसते हुए कहा, अब तक मैं चुप थी क्योंकि मैं किसी को मारना नहीं चाहती थी, पर लगता है तुम लोगों का जीने से मन भर चुका है। रागिनी खड़ी होकर पलट गई। इस बार उसका ओरा और एक्सप्रेशन इतने ज्यादा डार्क हो गए थे कि उन सब लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। रागिनी होठों से कुछ बड़बड़ा रही थी, वह समझ नहीं पाई। जल्द ही आसमान का कलर डार्क हो गया और हवाएं चलने लगी। सब हैरान और कंफ्यूज हो गए। जल्द ही कुछ अदृश्य शक्तियां उन पर हमला करने लगी। हर सेकंड के साथ रागिनी का ऑरा और भी ज्यादा डार्क और खतरनाक हो रहा था। एक ने चिल्लाकर कहा, ये क्या है? आत्माएं? काली शक्तियां? भागो यहाँ से! सब अपनी जान बचाकर भागने लगे, लेकिन देर हो चुकी थी। बड़े बड़े पेड़ों की टहनियां निकल आई और उन सबको दबोच लिया और उनको घसीट कर जंगल की गहराइयों में ले गई। उनका चिल्लाना फिर अचानक से सन्नाटे में बदल गया। प्रेजेंट। तभी उसे म्याऊं की आवाज सुनाई देती है और वो पलट कर देखती है। जो वो बिस्तर पर उसकी लाल कलर की बिल्ली अपनी पूंछ को अपने अराउंड कवर किए हुए आराम से लेटी हुई थी। फिर वो हल्का सा मुस्कुराकर बिस्तर के पास आती है और वहां पर बैठ जाती है। अपना हाथ आगे बढ़ाकर वो लाल बिल्ली को थोड़ा प्यार से सहलाती है। तभी कमरे का दरवाजा खुला और रागिनी ने भैरव को दरवाजे पर खड़ा हुआ देखा। अचानक भैरव को यहाँ पर देखकर रागिनी बिस्तर से खड़ी हो गई और बोली, माइकिंग, आप यहाँ? आपने यहाँ पर आने की तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? मुझे बुला लिया होता। भैरव धीरे धीरे चलकर रागिनी के पास आया और कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है रागिनी, चलो मेरे साथ। भैरव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। रागिनी ने भैरव के हाथ की तरफ देखा और फिर भैरव की तरफ। वह समझ नहीं पाई कि भैरव को उससे क्या बात करनी है, मगर ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं कर पाई कि भैरव को उससे क्या बात करनी होगी। उसने भैरव के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। भैरव रागिनी को लेकर वहां से चला गया। वे दोनों आधी रात को पहाड़ की एक ऊंची चोटी पर पहुंचे। रागिनी आगे बैठी हुई थी, भैरव पीछे। वे अपने सफेद घोड़े पर सवार थे। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर भैरव ने नीचे छलांग लगाई और फिर रागिनी को नीचे उतरने में मदद की। रागिनी ने कंफ्यूजन से देखते हुए माइकिंग से कहा, माइकिंग, आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हैं? भैरव ने रागिनी की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हें कुछ बहुत जरूरी बातें बताना चाहता हूँ, इसलिए। रागिनी को समझ नहीं आया। उसे नहीं पता था कि भैरव उसे क्या बताना चाहता है। भैरव चोटी पर एक कोने पर जाकर खड़ा हो गया। वहां से पूरा शहर दिखाई दे रहा था। रागिनी भी वहां पहुंची। भैरव शैडोलैंड की तरफ देखते हुए बोला, पता है रागिनी, जब मैं किंग बना था ना, तो मैंने एक कसम खा ली थी कि मैं अपनी जान से भी ज्यादा अपने शैडोलैंड को प्रोटेक्ट करूंगा। मैं एक अच्छा किंग बनूंगा। रागिनी ने चुपचाप भैरव की तरफ देखा। भैरव ने उसकी ओर देखते हुए कहा कि किंग आम लोगों से बहुत अलग होता है। कई बार उसके फैसले हद से ज्यादा कठोर होते हैं, मगर उसे लेने पड़ते हैं। तुम मुझसे नफरत करती हो क्योंकि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को जान से मारने का ऑर्डर दिया था। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, हाँ मैंने मारा था, मैंने उन्हें खत्म करने का ऑर्डर दिया था। यह सुनकर रागिनी थोड़ा गुस्सा हो गई, पर चुपचाप खड़ी रही और वो भैरव की बातें सुनती रही। भैरव ने कहा, तुम्हारे पेरेंट्स महल की कुछ इंफॉर्मेशन चुराकर दुश्मनों को दे आए थे। उसके बाद एक युद्ध छिड़ गया और बहुत से सैनिकों की जानें चली गई। तुम्हें पता है वे सैनिक किसी के पेरेंट्स थे? तुम्हें क्या लगता है वे किसी के बेटे नहीं थे, पति और पिता नहीं थे? रागिनी ने भैरव की तरफ पलके उठाकर देखा। भैरव उसकी ओर देखता रहा और फिर उसके करीब आकर बोला, गुनहगार को सजा मिलना बहुत जरूरी होता है रागिनी। सृष्टि का यही नियम है। अगर ऐसा न हो तो संतुलन खराब हो जाता है। एक राजा का फर्ज होता है गुनहगारों को सजा देना। मैं जानता हूँ तुम्हें यह सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स गुनहगार थे, इसलिए उन्हें यह सजा मिली। रागिनी ने अपनी मुट्ठियों जोर से कसी। उसकी आंखों में गुस्सा और ठंडापन साफ दिखाई दे रहा था। उसने भैरव से कहा, तो क्या यह सब बताने के लिए आप मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं माइकिंग? भैरव ने कहा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करती हो और तुम्हारी नफरत जायज भी है। एक बेटी होने के नाते तुम्हें मुझसे नफरत करने का पूरा हक है। मैं तुम्हारी नफरत और बदले की भावना को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ। मैंने वही किया जो एक किंग को करना चाहिए था। रागिनी बोली, अच्छा मुझे एक बात बताइए माइकिंग, आपने कहा कि गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए। अगर कभी ऐसा होता कि आपके खुद के पेरेंट्स गुनहगार बनकर आपके सामने खड़े होते, तो आप उन्हें
वही सजा सुनाते जो आपने मेरे पेरेंट्स को सुनाई थी। रागिनी का सवाल सुनकर भैरव थोड़ा चौंक गया। कुछ सेकंड तक चुपचाप खड़ा रहा। रागिनी जवाब के इंतजार में उसकी तरफ देखती है। भैरव का जवाब सुनकर रागिनी चौंक गई। भैरव ने कहा, हाँ, मैं उन्हें भी मौत की सजा जरूर सुनाता। रागिनी शॉक हो जाती है। भैरव के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। उसने कहा, एक किंग का फर्ज अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करना होता है। एक किंग किसी का बेटा, भाई, पति या पिता नहीं होता। वह सिर्फ किंग होता है। उसके लिए उसकी संतान, उसकी पूरी प्रजा होती है, और उसे नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी हो, वह सजा का हकदार है, चाहे वह खून का रिश्ता ही क्यों न रखता हो। तुम्हारे पेरेंट्स की जगह अगर यह काम मेरे पेरेंट्स ने किया होता तो किंग होने के नाते मैं उन्हें भी वही सजा देता जो मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को दी। भैरव की बात सुनकर रागिनी कुछ बोल नहीं पाई। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद रागिनी ने भैरव से पूछा, क्या यही बात बताने के लिए आप मुझे यहाँ पर लेकर आए थे? अब अगर बात खत्म हो गई हो तो क्या हम जा सकते हैं? भैरव ने रागिनी की तरफ देखते हुए कहा, एक और बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। यह बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। सिर्फ मेरे कुछ खास लोगों को ही इस बारे में पता है। यह एक बहुत बड़ा राज है। रागिनी ने चौंक कर पूछा, अगर ये राज है तो आप मुझे क्यों बता रहे हो? भैरव रागिनी के करीब आकर कहते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। रागिनी ने अपनी भौहें हल्की से उठाई और भैरव को देखती रही। भैरव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रागिनी, तुम मेरे जन्म से लेकर अब तक पहली लड़की हो जिसको मैंने छुआ है। भैरव की बात सुनकर रागिनी चौंक गई। उसने पूछा, क्या? भैरव ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, जब मैं पैदा हुआ था तो एक श्राप के साथ पैदा हुआ था। मुझे मून गॉडेस का एक भयानक श्राप मिला है। मैं कभी किसी महिला को छू नहीं सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो वह महिला वहीं पर जलकर राख हो जाएगी। यह सुनकर रागिनी की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। उसने कहा, व्हाट? ये आप क्या कह रही हैं? भैरव ने सिर झुकाकर कहा, यह सच है। यह मेरा वह राज है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता, सिर्फ मेरे कुछ अपने। और अब तुम। रागिनी ने घबराते हुए अपना थूक गटका और कहा, लेकिन लेकिन मुझे तो आप छू सकते हैं। भैरव ने शांत स्वर में कहा, इसलिए आज तुम मेरे साथ हो, वरना तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे बच्चा पैदा करने के लिए तुम्हारी जरूरत थी? रागिनी यह सुनकर स्तब्ध रह गई। भैरव ने कहा, जब पहली बार तुम मेरे सामने आई तो मैं नहीं जानता था कि तुम एक लड़की हो। जब मैंने तुम्हारे साथ फाइट की और तुम्हें छुआ तब मुझे पता चला कि तुम वह लड़की हो जो मेरे स्पर्श को सह सकती है। यह जानकर मुझे भी बहुत बड़ा झटका लगा था। भैरव ने रागिनी को सारी बातें बताई। सब कुछ जानने के बाद रागिनी कुछ देर तक पत्थर के मूर्त की तरह खड़ी रही। फिर होश में आकर उसने कहा, यह वाकई में बहुत बड़ा राज है। अगर आप मुझे छू सकते हैं तो इसका मतलब हो सकता है कि आपका श्राप खत्म हो गया हो। क्या आपने किसी और महिला को छूकर ये जानने का ट्राई किया? भैरव ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। हो सकता है ना हुआ हो, और तुम खास हो जो मेरे श्राप को सह सकती हो। और अगर मैं किसी और को टच कर भी सकता हूँ तो मैं करना नहीं चाहता। भैरव ने रागिनी के करीब आकर उसकी कमर पर हाथ रखा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। रागिनी चौंक गई। भैरव ने उसके खूबसूरत चेहरे को निहारते हुए कहा, रागिनी, अगर अब मैं किसी और को छू भी सकता हूँ तो मैं तुम्हारे अलावा किसी को छूना नहीं चाहता। हमारे बीच जो कुछ हुआ वह बहुत खास था। रागिनी, क्या तुम हमेशा के लिए मेरी क्वीन बनोगे? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? यह सुनकर रागिनी की आंखें और भी ज्यादा चौड़ी हो गई। वह शौक रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भैरव ने अभी अभी ये क्या कहा। भैरव रागिनी की प्रतिक्रिया देखकर थोड़ा अनिश्चित महसूस कर रहा था। रागिनी होश में आकर बोली, क्या कहा आपने? भैरव ने फिर से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या तुम शेडोलैंड की क्वीन बनोगी? रागिनी अचानक पीछे हट गई और बोली, आर यू सीरियस माइकिंग? ये क्या बोल रहे हो आप? भैरव ने गंभीरता से जवाब दिया, मैं जानता हूँ कि यह तुम्हारे लिए अचानक है, लेकिन मैं सचमुच ये चाहता हूँ। देखो रागिनी, जो कुछ भी हुआ, क्या तुम उसे भूलकर मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकती? मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स के साथ जो कुछ भी किया उसके बाद तुम्हारा मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह तुम्हारे लिए किसी रिवेंज से कम नहीं होगा? तुम शैडोलैंड की महारानी बन जाओगी। तुम पूरे लैंड पर राज कर सकती हो, मुझ पर भी राज कर सकती हो और मेरे दिल पर भी। भैरव की बातें सुनकर रागिनी का दिल तेज से धड़कने लगा। वह सोच रही थी कि ये सपना है या हकीकत। किंग भैरव से शादी के लिए सचमुच प्रपोज कर रहा है। भैरव ने रागिनी के करीब आकर कहा, रागिनी प्लीज, मैं तुम्हें सिर्फ अपने बच्चे की मां नहीं बनाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी रानी बन।
मैं तुम्हें पूरे शेडोलैंड की क्वीन बनाना चाहता हूँ। अगर मैं जबरदस्ती करना चाहता तो ये सब कब का हो गया होता, और तुम भी मुझे ऐसा करने से रोक नहीं सकती। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम यह फैसला अपने दिल से लो। रागिनी तुरंत पीछे होते हुए बोली, माइकिंग, मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं रागिनी कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। भैरव ने कहा, ठीक है, तुम वक्त लो, अच्छे से वक्त लो, उसके बाद जवाब देना, पर मैं जवाब हाँ में चाहता हूँ। रागिनी अपनी आंखों को सिकोड़ कर भैरव से बोली, आपने अभी अभी कहा कि आप जबरदस्ती नहीं करोगे। भैरव हल्का सा तिरछा मुस्कुराया और रागिनी से बोला, मुझे पता है और मैं नहीं करूंगा, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारा जवाब हाँ ही होगा। भैरव ने रागिनी की कमर पकड़ी और हवा में उठाकर उस घोड़े पर बिठा दिया।